स्वागत है आपका ज्ञान उपार्जन में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ध्वनि के बारे में। पिछले 3 क्लासों में हम लोग देखा तरंगों के बारे में पूरा पढ़े और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसे भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आज देखते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी न किसी कंपन से उत्पन्न होता है। जब हम लोग किसी वस्तु को हिट करते हैं, उस पर जब किसी वस्तु पे पीटते हैं किसी चीज से, तो उसमें कंपन उत्पन्न होती है और वही कंपन से ही हम लोग ध्वनि का अनुभूति करते हैं। लेकिन सभी कंपन ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। कुछ कंपन है जो कि जिनकी आवृत्ति 20 प्रति सेकंड से 20,000 प्रति सेकंड के बीच में होती है। केवल इन्हीं आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान के द्वारा अनुभूति होती है। तो हम लोग देखते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। अब देखते हैं ध्वनि के बारे में। हम लोग पढ़े थे कि यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग कहने का मतलब है कि इनकी जो माध्यम के कण का जो कंपन है ध्वनि के तरंग के संचरण के दिशा के अनुदिश कंपन करती है। यह है अनुदैर्घ्य तरंग। अब देखते हैं कि ध्वनि को किस आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ हम लोग देखें कि आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 प्रकार में बांटा गया है। एक है, पहला है अवश्रव्य तरंग इंफ्रासोनिक वेव, दूसरा है श्रव्य तरंग ऑडिबल वेव और तीसरा है पराश्रव्य तरंग अल्ट्रासोनिक वेव। इधर हम लोग देखते हैं कि उसकी चाल के भी अनुसार बांटा गया है। जो ध्वनि की जो चाल है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, अर्थात उनकी चाल के अनुसार भी ध्वनि को 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसोनिक वेव। सबसोनिक वेव उसको बोलते हैं जिसमें किसी पिंड की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है। हम लोग सुपरसोनिक वेव देखते हैं जिसमें किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। हाइपरसोनिक में भी किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे आगे कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में क्या अंतर है। अब देखते हैं अवश्रव्य तरंग। तो वैसे तरंग जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी कंपन 20 हर्ट्ज हो, अर्थात 20 कंपन प्रति सेकंड हो रही है, उसे हम लोग अवश्रव्य तरंग कहते हैं। अवश्रव्य तरंग को हम लोग सुन नहीं सकते, लेकिन कुछ जानवर हैं जो उन्हें सुन भी सकते हैं। ये तरंगे भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है, अर्थात जब कभी भूकंप आती है तो हम लोग को अनुभूति उसकी नहीं हो पाती, लेकिन कुछ जानवर हैं जिन्हें इनकी अनुभूति हो जाती है। अर्थात तो ऐसी तरंग जिनकी कंपन या जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। अब आते हैं श्रव्य तरंग की ओर। तो वैसे तरंग जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है उन्हें श्रव्य तरंग ऑडिबल वेव कहते हैं। इस आवृत्ति की रेंज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी, जो ध्वनि की जो कंपन की अनुभूति होती है, वो हम लोग के कान सुग्राही होते हैं, वो उन्हें हम लोग अनुभूति कर सकते हैं। अर्थात ये श्रव्य तरंग हो गई। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग अल्ट्रासोनिक वेव। अब अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में चर्चा करेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव क्या है। तो अल्ट्रासोनिक वेव वैसे वेव है जिनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है, अर्थात इनमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अर्थात अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी तो इनमें ऊर्जा भी बहुत ही ज्यादा होगी। इसलिए इनका जो उपयोग है वो संकेत भेजने में भी किया जाता है। अब देखते हैं कि जो पराश्रव्य तरंग है ये किन किन के द्वारा अनुभूति होती है। हम लोग के जो कान, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया कि जो 20 हर्ट्ज है और 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही हम लोग सुन सकते हैं, अर्थात इससे कम या इससे ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी रेंज वाले जो वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, उसे हम लोग के कान नहीं सुन सकते। तो
इसमें भी कुछ जानवर है जैसे कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, जो डॉल्फिन है, चमगादड़, चिड़िया, ये सब इन कंपनों को अनुभूति कर पाते हैं। तभी अब देखते हैं कि इनको उत्पन्न कैसे किया जाता है। तो सर्वप्रथम इन्हें गाल्टन के सीटी के द्वारा उत्पन्न किया गया था। सर्वप्रथम जो इनको उत्पन्न किया गया था पराश्रव्य तरंगों को, वो गाल्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया गया था। और यह दाब विद्युत प्रभाव होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी विधि के भी द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपन कराकर भी उत्पन्न किया जाता है पराश्रव्य तरंग को। इनकी जो एनर्जी होती है बहुत हाई एनर्जी वाले ये होते हैं। अर्थात इनका जो उपयोग है वो सफाई करने के लिए यूज में किया जाता है। किन किन चीजों की, जैसे कीमती कपड़े हो गए, उन्हें हाथों से नहीं धोया जा सकता, तो इनकी जो सफाई की जाती है वो अल्ट्रासोनिक वेव से की जाती है। उन्हें उस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कराया जाता है जिससे जो डर्ट होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कण हैं, वो बाहर आ जाते हैं। वायुयान के जो इंजन हैं उनकी सफाई, जहां हम लोग आसानी से नहीं साफ कर सकते, जहां इसलिए हैंडल नहीं हो पाती, तो वहां सफाई करने के लिए पराश्रव्य तरंगों की यूज की जाती है। कई एक जगह चिमनियों में जो काली लग जाते हैं उनकी भी सफाई करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। घड़ियों के पुर्जों की सफाई करने में, जो महंगे महंगे घड़ियों होती है उनकी सफाई करने में इनकी यूज की जाती है। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई में इनका यूज करके जो समुद्र की गहराई को मापा जाता है, जो सोनार में इसका यूज होता है। पराश्रव्य तरंगों को वहां से प्रेषित किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, और रिसीवर के द्वारा जो प्रेषित करने में और रिसीव करने में जो टाइम इंटरवल होती है उसकी गणना करके समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अब देखते हैं कि इनका उपयोग मेडिकल सेक्टर में भी किए जाते हैं, चिकित्सीय उपचार में भी, जिसमें गठिया रोग का उपचार किया जाता है, मस्तिष्क का ट्यूमर को पता लगाने में भी किया जाता है। अब आते हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल के बारे में चर्चा करें तो ये अलग अलग माध्यमों में इनकी चाल अलग अलग होती है। ये इनकी प्रत्यास्था पर निर्भर करती है। जिन माध्यम की प्रत्यास्था ज्यादा होगी वहां ध्वनि की चाल ज्यादा होंगे, और जहां प्रत्यास्था कम होगी उनकी चाल कम हो जाएगी। अर्थात ये प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करते हैं। तो प्रत्यास्था क्या है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी आयतन, लंबाई तथा उसके जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाता है। और जब हम लोग उस बल को हटा लेते हैं तो वो अपने पुनः स्थिति में आ जाता है। तो जो वो बाह्य बल लगाए वो डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल, तथा वह जो वस्तु अपने पूर्व स्थिति में आ गई इसे हम लोग प्रत्यास्था कहते हैं। अर्थात प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह वस्तु अपने ऊपर लगाए गए बाह्य बल को विरोध करती है, इसे हम लोग प्रत्यास्था कहते हैं। जैसे इस वस्तु को देखें कि हम लोग इस पर बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल लगाने से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ चेंज हो गया, बेंड हो गई है। लेकिन हम लोग जैसे ही ये बाह्य बल हटाते हैं तो ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। अर्थात ये वस्तु अपने ऊपर लगाए गए बाह्य बल का विरोध कर रही है। तो वही ये गुण इसका प्रत्यास्था कहलाता है। अर्थात जब जो ध्वनि की चाल है वो वस्तु की प्रत्यास्था पर निर्भर करती है। अर्थात जिस वस्तु की प्रत्यास्था ज्यादा होगी उनमें ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। ये घनत्व पे भी निर्भर करते हैं। अब हम लोग प्रत्यास्था में जब देखेंगे तो ठोस माध्यम की प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है, उससे कम द्रव की, और सबसे कम गैस की होती है। अर्थात किसी भी ठोस वस्तु में, किसी भी ठोस माध्यम में ध्वनि की जो चाल होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो प्रत्यास्था है वो सबसे ज्यादा है। द्रव में उससे कम होंगी और गैस में उससे भी कम होगी। अब बात होती है कि तो निर्वात में क्या होगी? तो निर्वात में तो कोई माध्यम ही नहीं है, तो इनकी ऐसे प्रत्यास्था भी जीरो होती है। अर्थात निर्वात में इनकी जो चाल होगी, ध्वनि की चाल जीरो हो जाएगी। इसी तरह से इनमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम लोग अगर चंद्रमा पे चले जाएं और वहां कोई साउंड प्रोड्यूस किया जाए
तो हम लोग कितना सुनेंगे या हम लोग सुन पाएंगे या नहीं। तो क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम ही नहीं है ध्वनि की, तो हम लोग उसे नहीं सुन सकते। आप देखते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो ध्वनि की चाल है उनकी गणना की गई। तो जो न्यूटन साहब के द्वारा किया गया था कि जो वस्तु की चाल होगी वो E/d अर्थात प्रत्यास्था बाई घनत्व के बराबर होगी, इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी। तो इससे जो कैलकुलेशन किया गया तो वो 280 मीटर प्रति सेकेंड आया था, जो कि बहुत कम है, जो कि अभी हम लोग यूज करते हैं उससे बहुत कम है। अर्थात बाद में इस गलती को लाप्लास के अनुसार सुधारा गया और जो हवा में ध्वनि की चाल की गणना 332 मीटर प्रति सेकंड की गई और हम लोग इसे 330 मीटर प्रति सेकंड भी यूज करते हैं कैलकुलेशन में, जिससे हम लोग की सुविधा हो। अब हम लोग देखते हैं मैक संख्या क्या होता है। तो मैक संख्या क्या है कि जब किसी भी वस्तु की चाल अगर ध्वनि की चाल से अगर कंपेयर किया जाता है तो उसी को हम लोग मैक संख्या कहते हैं। किसी माध्यम में पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में उसी ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थिति में जो ध्वनि की चाल होती है उन्हीं के जो रेशियो होता है उसी को मैक संख्या कहते हैं। अर्थात जो मैक संख्या हो जाएगा इक्वल टू पिंड की चाल, किसी भी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल, जो रेशियो है इसी को हम लोग मैक संख्या कहते हैं। अब हम लोग इसी मैक संख्या से देखते हैं कि अगर किसी भी पिंड, किसी वस्तु की जो चाल है अगर मैक संख्या से अगर ये ध्वनि की चाल से अगर कम है तो उसे हम लोग सबसोनिक कहते हैं, और जब पिंड की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा हो जाएगी तो उसे हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक कहने का मतलब है कि जो किसी भी पिंड की चाल ध्वनि की चाल से उतना गुना हो गया, अर्थात पिंड की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से ज्यादा हो जाती है इस स्थिति में। और जो हाइपरसोनिक है इसमें भी पिंड की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में क्या अंतर है कि जब पिंड की चाल ध्वनि की चाल से जो ज्यादा होती है लेकिन वो ग्रेटर देन 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक। और जब ये ग्रेटर देन 5 मतलब 5 गुना से भी अगर बड़ा हो जाता है तो इसे हम लोग हाइपरसोनिक वेव कहते हैं। इसे हम लोग देखते हैं। अर्थात अगर किसी वस्तु की मैक संख्या 5 है तो हम लोग क्या कहेंगे कि उस पिंड की चाल ध्वनि की चाल की 5 गुना है। ध्वनि की चाल की 5 गुना है। अगर 6 बोलेंगे तो 6 गुना हो जाएगा, 7 बोलेंगे तो 7 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक सोनिक को चाल के अनुसार बांटा गया है। अब यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रघाती तरंग क्या है और ध्वनि बूम क्या है। तो प्रघाती तरंग हम लोग देखते हैं कि जब किसी पिंड की चाल सुपरसोनिक हो जाती है, अर्थात उनकी जो मैक संख्या है वो 1 से ज्यादा हो जाती है, तो जब वो चलती है तो उसमें जो गैसेस के जो लेयर होते हैं, जब यहाँ से जेट विमान ये जो क्रॉस करते हैं तो अपने पीछे एक शंक्वाकार एक वेव उत्पन्न करते हैं जिसे प्रघाती तरंग कहते हैं, शॉक वेव कहते हैं प्रघाती तरंग। और ये प्रघाती तरंग
धीरे धीरे ये आकार में बड़े होते हैं और जब बड़े होते हैं और जब ये श्रोता के समीप आते हैं तो ये अचानक से एक साउंड करते हैं, एक तेज आवाज में ये फट जाती है, जिसे हम लोग ध्वनि बूम कहते हैं। ये यहाँ से जो भी जेट है, जो भी मिसाइल है, यहाँ से तो क्रॉस कर जाते हैं। और जब ये जो प्रघाती तरंग है, जब किसी बिल्डिंग वगैरह से जब ये, क्योंकि ये आकार में बड़ा होते हैं, और जब ये बिल्डिंग वगैरह से जब ये टकराते हैं तो बिल्डिंग की दीवारें हिल जाती है। कभी कभी तो अगर ये प्रघाती तरंग, अगर ये हाइपरसोनिक वेव्स अगर उत्पन्न हुई हो तो ये बिल्डिंग को भी गिरा सकती हैं। तो ये हम लोग प्रघाती तरंग के बारे में